बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से ये खुसूसी ट्रांसमिशन और इसके अंदर मैं हूँ मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहला दौर होने के बाद इस्लामाबाद के अंदर दूसरे दौर की मुकम्मल तैयारी है। बहुत कुछ हो रहा है। एक डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी है जो कि पाकिस्तान ने पहले भी एक्सरसाइज की और एक डोमेस्टिक एक जो डिप्लोमेटिक जो कैपिटल है वो पाकिस्तान ने हासिल किया और बहुत कुछ अचीव किया है फर्स्ट राउंड के अंदर। दूसरे राउंड में इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी वफ्द इस वक्त रास्ते में है और आज रात को किसी भी वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर सकता है, जबकि ईरानी वफ्द के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आया वो उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब का था, जिनमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम मुज़ाकरात के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लिहाजा सर्टनटी से ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से दो मुख्तलिफ बयानात हैं जो आज आए हैं। एक न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी से गुफ्तगू हुई, इसमें उन्होंने कहा कि मेरी टीम ऑलरेडी एन रूट है टू इस्लामाबाद और अगर ईरान की क़यादत चाहेगी तो मुझे उनसे मिलने में कोई एतराज़ नहीं होगा। जबकि फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने यह कहा है कि आज ईरान से डील साइन हो जाएगी। एज वी स्पीक इस वक्त तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन हमें ईरान की जानिब से भी नहीं मिल रही। इनफ्लक्स है, बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बट कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ने बहसीत मीडिएटर जो बहसीत एक सालिस जो अचीव किया है, जो डिप्लोमेटिक कैपिटल अचीव किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कितना आसान या कितना मुश्किल है और क्या जो एक बहुत बड़ी हर्डल है वो ये कि जिस तरह आपने हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड अमेरिका की जानिब से की गई है जिसे वो नाकाबंदी कह रहे हैं, उसके हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक राब्ता जिसके बारे में आज रॉयटर्स ने यह कहा कि वो राब्ता हुआ था। ज़रा ये बताते हैं कि वो 2 दिन कबल का राब्ता था जिसमें पाकिस्तान की जानिब से क्लियरली ये कहा गया है कि अगर आप इस ब्लॉकेड को जारी रखेंगे तो फिर ये पीस एग्रीमेंट अचीव करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या अमेरिकी सदर इसको रिकंसिडर करने जा रहे हैं, कर चुके हैं? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा भी हो रही हैं। सीक्रेसी इज़ द की एलिमेंट जो शायद पहले भी उसको मलूज़ खातिर रखा गया, अब भी रखा जाएगा। इस ट्रांसमिशन के अंदर मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। जनाब इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, ऑब्वियसली नोज अ लॉट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एज वेल, पाकिस्तान की पोजीशन है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, इफ आई मे स्टार्ट विद यू सर, कंसिडरिंग के अमरीकी सदर की जो पोजीशन है वो बड़े जल्दी तब्दील होती है, मुझे लगता है कभी वो ब्रिटिश ज्यूरी का हिस्सा हैं कि फौरी तौर पर अपना जो स्टांस है वो तब्दील कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन के ऊपर। क्या आपको आज की स्टेटमेंट से लगता है कि इम्पास नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, अगर कॉन्फर्मेशन नहीं है ईरान की जानिब से तो डिनाइल भी नहीं है कि वो नहीं आ रहे या वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, सो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन? वी आर हेडिंग टू द कंक्लूजन, नो डाउट। लेकिन जो ईरान की तरफ से अभी तक कोई वजाहत नहीं है हमारे पास जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। और मैं हैरान हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर ने ये जानते हुए कि ईरानी इस वक्त जाने को तैयार नहीं है, ये बयान दे दिया कि आज मुआहदा हो जाएगा, मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इस बात का भी इम्कान है कि मैं ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ कुछ घंटे पहले एक जहाज़ है ईरान का जिसको हिट किया जाता है, जिसके ऊपर एक नया क्राइसिस डेवलप होता है, एंड दैट्स अ चाइनीज वेसल। चाइनीज वेसल जो हिट होती है उस इलाके में एक नया क्राइसिस डेवलप होता है। उस क्राइसिस को डेवलप होने के बाद चेंज आती है ईरान के रवैये में, और हम देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर है वो कुछ बात ही और कर रहा है। उसके तो ख्याल में जहाज़ उड़ रहा है और उसका नायब सदर जो है वो क़यादत करने के लिए आ रहा है। वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है डॉक्टर साहब। नेचुरली आप इसको यू आर प्रीटी मच ग्लूड टू व्हाटएवर इज हैपनिंग, ऑब्वियसली आपके सामने ही है बहुत कुछ। अब
Are we actually heading towards a culmination of this entire episode और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं? Because no matter कितनी बड़ी कोई रियासत है, जितना मर्जी बड़ा कोई सुपर पावर हो, indefinite period तक तो कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती. But considering what is before us, आपको भी ये लग रहा है कि we are inching towards a conclusion? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि लग ये रहा है, एक तो आपने जिस तरह का न्यूयॉर्क पोस्ट से ट्रंप साहब ने बात की और फिर रॉयटर्स से इरानियंस ने भी बात की और कहा कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। और अभी मेरा ख्याल है थोड़ी देर पहले ईरानी और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है वो भी बात हुई है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि आप जैसे आपने कहा कि कोई भी लड़ना इतना आसान काम नहीं होता और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2 दिन बाद सीज़फायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना है, तो बैठना बहुत ज़रूरी था। एक ड्राफ्ट वो था, एक प्रपोजल वो था जिसको जेडी वैंस ने इस्लामाबाद में कहा था कि द बॉल इज़ इन इरानियन कोर्ट। फिर फील्ड मार्शल ईरान गए और वहाँ पे आज 2-3 दिन रहे, जो खबर आई थी, और उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे भी बैठ के फील्ड मार्शल की ट्रंप साहब से बात हुई। तो अगर फील्ड मार्शल की वहाँ पे ट्रंप से बात हुई है तो इट मीन्स के फील्ड मार्शल साहब समझते थे कि बहुत सारी चीज़ों को रास्ते से जो है डायरेक्ट बात करनी ज़रूरी है। और जो बीच में मीडिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं अमेरिकन साइड से। लेकिन ट्रंप से अगर डायरेक्ट बात करें तो बहुत सारे, क्योंकि ट्रंप जो है वो फैसले जल्दी कर लेते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेते हैं, शायद तो वो समझते होंगे कि डायरेक्ट बात करने से बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। इसीलिए शायद बहुत करीब हैं जो आज उन्होंने कहा है अभी फॉक्स न्यूज़ को कि हम जो है वो डील साइन कर लेंगे। और अगर डील साइन हो जाती है तो ईरानियन एंड पाकिस्तानी जो अमेरिकन लीडर्स हैं वो बात भी करेंगे। और दूसरी बात ये भी है, इस वक्त देखें इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है ट्रंप साहब के ऊपर, और इस वक्त एक और इंटरनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है और वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का, कि शायद जो है वो ट्रंप साहब के ऊपर ये भी बातें आ रही हैं कि वो या उनके दोस्त या उनके पार्टनर्स या फैमिली या बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे कोई फ़ायदे तो नहीं, कि जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या जो कल जो कुछ हुआ है वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोस के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये वो नहीं चाहते। और उतना आपको पता है ट्रंप साहब का अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं है, चीज़ों को वो इतना ज़्यादा सीरियस उस हद तक नहीं लेके चलते कि 2 महीने एक ही चीज़ के ऊपर बैठे रहें। आप देखें ना, इस जंग के ऊपर तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं और वो तो समझ रहे थे कि ये हफ्ते 10 दिन की बात होगी और हम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। और फिर उन्होंने चाइना भी जाना है, वो भी एक उनको जल्दी है और बहुत सारी चीज़ें वो तय करना चाहते हैं। तो जो एक बड़ी पिक्चर बन रही है उस पिक्चर में उन्होंने वो फ्यूचर का ज़्यादा देख रहे हैं। उनसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई यूक्रेन रशिया का क्या बना है। उनसे ये भी सवाल चाइना के वाले से भी हो रहा है, इंटरनली इलेक्शंस भी हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें जो देखने वाली हैं। तो लगता ये है कि ट्रंप साहब ने जो बातें पहले यहाँ इस्लामाबाद में की थी, हो सकता है वो थोड़ा उससे बैकआउट कर गए हों, क्योंकि इरानियंस ने ये तो कहा था, आपको याद होगा, कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी। तो मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल है मेच्योरिटी अब दिखाई जाएगी दोनों मतलब एक एनरिच्ड यूरेनियम का सैंक्शंस का इशू है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरानियन साइड कहती है कि ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान हुआ है। ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जिसे नाकाबंदी कहा जा रहा है वो एज वी स्पीक अभी भी इंटैक्ट है। देयर इज नो न्यूज़ कि उसको उठाया जा रहा है या नहीं, बट इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हो चुका है। और सिर्फ वाहिद जो चीज़ इम्पेडिमेंट या रुकावट है वो सिर्फ आबलाए हुर्मुज़ की वो नाकाबंदी है जो कि अमेरिका ने कर रखी है, और जिसका इफ्तिखार साहब ने जिक्र भी किया कि आपने एक चाइनीज़ वेसल को उड़ा दिया है। इस वक्त जो हालात हैं उस पर गुफ्तगू हो रही है। अब ऐसे इफ्तिखार साहब, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। आप अगर आपका ख्याल है कि हम ब्रेक में को कम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा आधे से ज़्यादा तज्जिया तो इफ्तिखार साहब का निकल गया वो ब्रेक में हो रहा था। इफ्तिखार साहब, नेचर एक हमने देखी एक बड़ी डिफरेंट ब्रीड के सियासतदान है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कुछ बड़ी देखिए 2-3 हफ्ते तक पहले तक तो वो इसी ट्रूथ सोशल के ऊपर गालियाँ निकाल रहे थे ईरानी क़यादत को, ईरानियंस को, बट हाउ डू यू रेट हिम लाइक नाउ दैट वी आर हेयर? उनकी जो अब स्टेटमेंट्स हैं उन पे एतमाद किया जा सकता है जिस तरह से वो एकदम बदलते हैं? ख्याल है कि अमेरिका के अंदर जो दबाव बढ़ रहा है वो भी वन ऑफ द रीज़न एक, और दूसरा इतना गैर जिम्मेदार रवैया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर का नहीं होना चाहिए। ये हमें फैसला नहीं करना, ये अमेरिकन्स को भी सोचना चाहिए कि उनके हाथ में मोबाइल है, जब वो चाहते हैं वो ट्वीट कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं ईरान की जो तहजीब है इसी को ख़त्म कर दूंगा, फिर कभी कहते हैं ये तो मामले 2 दिन का 4 दिन का मामला है, ये तो मसला ही कोई नहीं है,
फिर कहते हैं हम बात ही नहीं करते हैं, फिर तमाम जो वादे करते हैं उनसे मुकर जाते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वो तो डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल तैयार है, जेडी वैंस जा रहा है, बस कुछ घंटों में पाकिस्तान पहुँचने वाला है, रात गए दस्तखत हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही। 2 घंटे पहले की बात में मैं यकीन करूँ दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क के सदर की, या इस बात पर यकीन करूँ हम ईरान में सही डील कर रहे हैं। अब हम ईरान में सही डील कर रहे हैं से मुराद क्या है, और आज क्यों कर रहे हैं? इतनी तबाही के बाद, इतना अपने आप को नुकसान के बाद, और ये मुनीब वक्त बताएगा कि खुद अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। उसकी जो तैयारे थे, जो उसके मिसाइल थे, जो उसकी ये जो डिफेंस में जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है, वक्त साबित करेगा उसको कितना नुकसान हुआ। एक ठीक। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं ईरानी क़यादत से मिलूंगा। अब ये दोनों चीज़ों में कंट्रडिक्शन खुद ही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि रात को बिल्कुल साइन होने वाले हैं, डी वैंस साहब को जहाज उड़ पड़ा है, फिर एक फिक्र ऐसा कहते हैं कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात होगा, फिर शक क्रिएट करते हैं। बहुत खौफनाक रवैया है। एक बात को ख्याल रखा जाए कि चीन और ईरान के जो मफादात हैं वो बहुत गहरे हैं। चीन बहुत बड़ा सप्लायर है ईरान को असलहे के मामले में, चीन तेल उनसे लेता है। इस खिते में इतना बड़ा खला नहीं पैदा हो सकता कि जो एक तरफा हो। लेकिन एक सवाल मैं आप सब दोस्तों से करूँगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दानिशवरों से, क्या ये जंग जो हो रही है हमारा तल्लुक सिर्फ अमेरिका से ही है? व्हाट इज़ द गारंटी फ्रॉम इजराइल? मुझे भी तो गारंटी चाहिए ना इजराइल से। ठीक, क्योंकि मेरा तो पॉलिसी ड्रेसिंग ये है कि मैं तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। ठीक, मुझे ये सारे जो लोग हैं ये क्या गारंटी देते हैं कि इजराइल कोई साजिश नहीं करेगा मेरे किसी दुश्मन के साथ मिलके, मेरे किसी बॉर्डर के ऊपर बैठ के? क्योंकि हम कहते हैं कि पलगामा में इजरायली मौजूद थे उस वाक़े से पहले, ये कहा गया, ये रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये एक बताइएगा चीमा साहब कि ये इज़राइल वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली इसकी अहमियत है, हम अमेरिका सेंट्रिक के गुफ्तगू या उसके ऊपर एक तज्ज़िया करते हैं, बट डू वी वांट अ गारंटी, या ईरान को भी एक गारंटी तो चाहिए होगी कि उनके खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी, बट जो हॉस्टिलिटी ओवरऑल इजराइल की एज अ स्टेट है टुवर्ड्स ईरान, आपको लगता है वो कंटेन रहेगी इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब और इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये है कि जब से ये सीज़ फायर हुआ है तो ज़ाहिर बात है इजराइल भी उसको जैसे वो कह रहे हैं ना, दे आर अबाइडिंग बाय द सीज़ फायर। एक बात तो ये है, उन्होंने भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया। वो लेबनान में जो करते रहे वो एक सेपरेट केस था जिसको बार बार अमेरिका ने कहा, लेकिन इजराइल के ऊपर आपको पता है सबसे बड़ा स्पॉइलर है, और अभी भी जो नेतन्याहू है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, केसेस इस पिछले मंडे से लगे हुए थे, और वो भी है कि जैसे ही एमरजेंसी सिचुएशन इजराइल में ख़त्म होगी उसके ऊपर केसेस जो हैं वो लगेंगे, और वो कुछ कोर्ट्स में आए भी हैं, और अभी वो जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करें। तो वो जंग को इसलिए भी जारी रखता है कि उसको फ़ायदा, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो मिलता है। दूसरी तरफ से हमें पता है वो स्पॉइलर हैं, उसका किरदार स्पॉइलर के अभी भी 4 दिन 6 दिन पहले सीज़ फायर से वो यही कह रहा था जंग जारी रखो, इसको बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें, हम ईरान को बहुत कमज़ोर कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के देखें अपने भी इंटरेस्ट हैं, ये इसमें समझने की ज़रूरत है। और आज वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका में ख़त्म हो गई है। अभी कल प्यू पोल परसों एक आया हुआ था जिसमें वो था कि जो वाइट इवेंजिकल्स हैं और विद इन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि इजराइल जो है वो उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेट्स की के अंदर इजराइल की सपोर्ट जो है वो माइनस में चली गई है। तो लगता ये है कि ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी कॉस्ट इजराइल को पे नहीं करनी पड़ रही, लेकिन जारी बात है हम इस सेंस में देख रहे हैं कि इजराइल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है। देखें अभी अगले दिन डेमोक्रेट्स ने अमेरिका के अंदर एक बिल में मुखालफत की जिसमें 47 में से 40 अमेरिकन जो डेमोक्रेट सेनेटर्स थे उन्होंने कहा कि इजराइल को बुलडोजर्स नहीं भेजने चाहिए क्योंकि वो लेबनान के अंदर जो है वो कर रहा था, गिरा रहा था। और आप इमेजिन करें उसकी बदमाशी का ये आलम है
कि वो कंपनीज उन्होंने हायर की हुई हैं कि अगर आप इतने घर गिराएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ से बहुत सारे जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं वो समझते हैं हमें बिल्कुल पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, असला देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ बाकायदा लेजिस्लेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, इवन के रिपब्लिकन्स के अंदर जैसे मैंने कहा है कि सेंटिमेंट्स आए हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर इजराइल की जो सपोर्ट है वो ये नहीं है कि उसको अमेरिका का असला या इंटेलिजेंस मिल रही है। अमेरिका के अंदर इजराइल की सपोर्ट थी कि उसको बाय पार्टीजन सपोर्ट डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन से शुरू से मिलती आ रही है, जो ख़त्म हो रही है या बहुत हद तक कमज़ोर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जैसे अभी देखें स्पेन के अंदर कल जो है वो एक मीटिंग थी जिसमें स्पेनिश और ब्राज़ीलियन लीडरशिप और बहुत सारी लीडरशिप दुनिया की आई हुई थी, और इसके हवाले से बात हो रही थी इजराइल के किरदार के हवाले से और जो लिबरल वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के किरदार के हवाले से कि वो इजराइल को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि लार्जर बहस कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर भी हो रही है, अमेरिका के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि हो रही है, लेकिन इजराइल का बिहेवियर इस तरह का है कि उसको कोई जारी बात है रोक ही नहीं सकता। अमेरिकन रोकते नहीं हैं, यूरोपियंस खामोश हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारा जारी बात है वहाँ पे उस तरह के इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन रोकेगा उसको। आप देखें उसने सीरिया में क्या किया है, लैंड कैप्चर कर लिया है। फिर आप देखें कि उन्होंने लेबनान के अंदर क्या किया है, बाकी मुल्कों के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल लॉ वैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसमें एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के अंदर हो और जो वो कह सकती हो अमेरिका को कि आप क्या कर रहे हैं। गो के इस बात को तो सारे मानते हैं कि यूएन भी कमज़ोर है, यूएन चार्टर की भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, इंटरनेशनल लॉ इसकी भी वैल्यू कोई नहीं रह गई, लेकिन कोई एक्टिव स्टेप लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इजराइल की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेकिन उसके ऊपर एतबार भी नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है इस जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें गारंटीज ज़रूर हैं, और वो गारंटीज होंगी कि ईरान के ऊपर हमला ना हो। अदरवाइज तो कोई मेरा ख्याल है जो तुक नहीं बनता कि अगर गारंटीज भी नहीं मिलती तो ईरान बहुत कुछ अपना क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि अगर वो यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर कोई मोरेटोरियम लगा रहा है और गारंटी भी ना हो जंग के आइंदा उसके ऊपर हमला नहीं होगा। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब ये वाइटल पॉइंट है, ये नॉन एग्रेशन क्लॉज अगर आप डालते हैं एग्रीमेंट के अंदर, और कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि प्रॉब्ली उसके इट विल बी बैक्ड बाय मे बी अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और यूएन रेजोल्यूशन, और शायद यूएस कांग्रेस भी उसे वेट करे, बट दिस इज़ ऑल इन द एयर। अब एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनता है या नहीं, बट सिर्फ एक कमिटमेंट अमरीकी वर्ड की तो शायद ईरान भी नहीं मानेगा। प्रॉबेबली उनको भी कुछ गारंटीज तो इस हवाले से बिल्कुल चाहिए होंगी। तो आप मेरे ख्याल है चीन और रूस को गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि देखें ना जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता ना उसको दुनिया में कोई पूछने वाला ही ना हो और जो उसकी मर्ज़ी आती है वो करता रहे, वो दुनिया को तबाह करने के फैसले कर ले और तमाम दुनिया खामोशी से देखती रहे। और हमसे कहा जा रहा है, देखिए मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ईरान मेरे साथ मेरा हमसाया मुल्क है, उसकी मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो मिलती हैं, वहाँ का जो नुकसान है वो मेरा नुकसान भी हो सकता है। और उस खिते में अगर एक गैर यकीनी सूरत हाल लंबे अरसे के लिए रही तो वहाँ की गैर यकीनी सूरत हाल जमा अफ़गानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल सब, और उनको मदद हो मेरे दुश्मन मुल्क की, तो मेरे लिए तो इशू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मुआहदा हो रहा है बड़े मज़े की बात है। देखें हम मुआहदा तो कर रहे हैं, अमेरिका का सफ़ीर पाकिस्तान में है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल हम अदा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इस रोल को की अदायगी में आपको वाला लफ्ज़ बहुत अच्छा है कि कोई तो शिक ऐसी हो जो इस बात की गारंटी हो कि इसका एहतराम किया जाएगा, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे किया जाना चाहिए, इससे कम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की बात तो नहीं हो सकती। आज जितना हमने नुकसान कर लिया ईरान का, हम क्या चाहते क्या हैं, हम वो चाहते हैं कि वेनेजुएला की तरह उसका आदमी उठा के ले जाएं और उसको उसके पेट्रोल पे कब्जा कर लें। ईरान मुख्तलिफ चीज़ था। एग्जैक्टली वो अमेरिकन वो नहीं कर पाए ना, वो अपनी तरफ से खुद को खुश करने के लिए ये कहते रहे कि हमने रिजीम चेंज कर दिया, बट एक्चुअली वहाँ रिजीम चेंज तो कोई भी नहीं हुआ ना। आयतुल्लाह खamenei को उन्होंने शहीद किया तो मुस्तफा खamenei आ गए, बट IRGC की कंपोजिशन, उनका जो स्टांस है वो अनचेंज्ड रहा है।
अमेरिकी सदर ने इसके बारे में बार बार ट्रूथ सोशल पे कहा हमने तब्दील कर दिया, हम ये कर देंगे। कभी उन्होंने फिर ईरान को के लोगों को, मैंने पहले अर्ज किया कि गालियां भी निकालनी शुरू कर दी। बिल्कुल ये भी हुआ है, और आई थिंक वो एक बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत के और बैकग्राउंड के सियासतदान है। बट चीफा साहब, कंसिडरिंग के हमारे सामने ये इस वक्त कोई ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो नहीं पड़ी, बट ये भी एक फैक्टर है कि एनरिच यूरेनियम एक इशू है, सैंक्शंस एक इशू है, और अबनाए हॉर्मन्स की जो ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है, वो इशू है। अभी तक उसके बारे में कम से कम जो ब्लॉकेड है उसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आई कि अमेरिकन उसको विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज वो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रोज़ $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है ईरान को, और ईरान की जानिब से इसको डिनाई नहीं किया जा रहा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये वॉर क्राइम है। सो डू यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट है और अमेरिकन को इसको हटाना पड़ेगा फॉर द नेगोशिएशन टू सक्सीड? जी मुनीब साहब, देखें, सैंक्शंस, एनरिच्ड यूरेनियम और ब्लॉकेट की बात है, जारी बात है कि ब्लॉकेट के बगैर तो चीज़ें ख़त्म नहीं अगर होता तो ईरानी समझते हैं कि उनको क्या फ़ायदा हुआ। वो टेबल पे बैठे हों और ब्लॉकेट वो हटवा नहीं सकते। मेरा ख़्याल है कि इस सिलसिले में ट्रंप साहब की पाकिस्तान की लीडरशिप से कोई बात भी हुई है और उसको भी आज कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया है। तो ब्लॉकेट शायद हट, शायद इसी वजह से जो है वो ये कहा गया था कि आज ईरान की फॉरेन ऑफिस से कि वो चीज़ों को बड़े पॉजिटिवली देख रहे हैं अभी कुछ घंटा पहले कि वो शायद पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि लास्ट टाइम आपको पता है लेबनान के ऊपर सीज फायर का इशू था, जिसपे ईरानियों ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान जब तक ये सीज फायर नहीं होता, तो उसको भी फिर उसके ऊपर भी कोई जो है वो स्टेप लिए गए थे। दूसरी बात देखें, अभी तक कोई सिचुएशन सामने नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये बता सकें कि सैंक्शंस कैसे ख़त्म होंगी, ये फेज्ड रिलीफ मिलेगा। पहले ये पता चला था कि कोई एमओयू होगा, उस एमओयू के बाद कुछ 2 महीने के बाद कोई जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होगा, तो ऐसा तो खबर नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि एनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से भी जो ईरान ने बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई थी कि शायद ईरान जो है वो किसी थर्ड कंट्री को एनरिच्ड यूरेनियम दे, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी रिस्पेक्ट का सवाल है, जैसे हमारी सॉवरेनिटी है वैसे ही हमारे लिए एनरिच्ड यूरेनियम है। ये ईरान के साइंसदानों ने जो है वो इसके ऊपर काम किया है। ये ईरान के जो इंटेलेक्चुअल्स का, प्रोफेसर्स का, साइंटिस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो इसको तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद ये किसी थर्ड कंट्री को चला जाएगा। जो मेरा ख्याल है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ईरान कोई मोरेटोरियम के ऊपर एग्री हो सकता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे कोई मोरेटोरियम लग जाए 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो एक रिलीफ मिलेगा। देखिए, ईरान के लिए भी कुछ चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है मुनीब साहब। ईरान का सारा डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ईरान को पता है कि इजराइल जो कि एक अनब्रिडल्ड हॉर्स है, उसने आना है, उसने जब भी आना है उसने ईरान के अंदर ही आना है। अब इजराइल वो इस चीज़ को समझते हैं कि पहले तो था प्रॉक्सीज थी, तो प्रॉक्सीज को इजराइल मारता रहता। सीरिया इजराइल ईरान के कंट्रोल में था, इराक में बहुत सारे मलेशियाज कंट्रोल में थे, लेबनान में चीज़ें कंट्रोल में थी, गजा में कंट्रोल में थी। अब ऐसी कोई भी ऑप्शन ईरान के पास नहीं है। तो जो ईरान जिनीवा में एग्री किया था कि हम एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करने को तैयार हैं, बेसिकली तो वो जंग रोकना चाहते थे और एक बड़ा लॉस जो कुछ हो चुका है वो उससे बचना चाहते थे। वरना ये चीजें तो ईरान 2016 में भी एग्री नहीं किया था। अब अगर एनरिच्ड यूरेनियम, अब अगर मोरेटोरियम लग जाता है तो वो बात समझ आती है। अब एनरिच्ड यूरेनियम को वो डाउन ब्लेंड कर देते हैं तो फिर भी चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन वो आईए की सुपरविजन के तहत करेंगे, वो किसी मुल्क को नहीं देंगे। सैंक्शन जारी बात है, उसके ऊपर रिलीफ होगा। मेरा ख्याल है एक्सियोस की एक स्टोरी भी थी कि उनको $20 अरब दिए जाएंगे, और उसके बाद जो बहुत सारा उनका पैसा जो दुनिया में सैंक्शंस हुई हैं वो भी उसके ऊपर भी कोई ना कोई बात होगी। क्योंकि ये देखें, ये सवाल इंटरनेशनल लॉ का है। ये सवाल आप देखें, फॉर एग्जांपल, क्या कोई रीजनल फ्रेमवर्क बनना है स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, ये भी एक अगेन लॉ ऑफ सी का सवाल है। तो मुझे लगता है ये टेक्निकल डिबेट्स कुछ काम हो चुका होगा, लेकिन क्योंकि हमारे सामने ज्यादा कन्वर्सेशन हो रही है कि जी एनरिच्ड यूरेनियम की जो मोरेटोरियम की उसके ऊपर और स्टेट ऑफ हार्मोस की, तो ये 2-3 सवालें हैं या सैंक्शंस की डिस्कशन हो रही है। बाकी तो बहुत कुछ अभी होना है और पता नहीं क्या क्या पीछे प्लान किया जा रहा है। और लेकिन जो एक वो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के ऊपर ही है।
बाकी लगता है बहुत सारी चीजें जो है वो सेटल डाउन होंगी। जब आप मानते हैं कि जेनेवा में ये तय हो गया था, तो जेनेवा में जब तय हो गया था तो उसके 24 घंटे के बाद ये हमला क्यों कर किया गया, एक बात। और क्या सिर्फ ईरान पर ही पाबंदियाँ लगनी है? इसराइल के पास जो चीज़ें हैं इस शक्ल की, इस नोयत की, उसके बारे में क्यों नहीं गुफ्तगू होती दुनिया भर में? वो तो हिपोक्रेसी, उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी की बात होती? देखिए बिल्कुल इफ्तिखार साहब आपने सही बात की है। एनपीटी का ईरान मेंबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है। बल्कि आपको पता है जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला किया था तो बहुत सारे वेस्टर्न मुल्कों ने, इवन के फ्रांस तक ने कंडेम किया था कि आईए का मेंबर हो, एनपीटी का मेंबर हो और आप ऐसे कर लें। और देखिए सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक जो एक्सेस है वो हर मुल्क का एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ईरान की पोजीशन इस तरह की है कि उसको जाहिर बात है वो राइट उसे छीना जाने की बातें की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए ईरान लड़ भी रहा है और अपने हक की बात कर रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ जो इफ्तिखार साहब हम यहाँ देख रहे हैं, एक बहुत बेशुमार इन्फॉर्मेशन आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, जो मैं हमेशा एक लफ्ज़ बार बार कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक कैपिटल पाकिस्तान ने बहुत कमाया है और उसका दर्द ख़ास तौर पर हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, भारत के अंदर देखते हैं कि वहाँ उनकी जो इर्रेलेवेंस है वो उन्हें रात को शायद सोने भी नहीं दे रही कि वो कितने इर्रेलेवेंट इस पूरे मामले के अंदर हो गए। बट हम अभी तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि, और इसी तरफ ही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम हमारी जो क्रेडिबिलिटी और हमारी जो स्टेचर है जो उसमें इजाफा हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्ती जो भारत से है वो मौजूद रहेगी, उसमें इजाफा होता रहेगा। उनके दरमियान जो मुआहदे हैं उनका एहतराम दोनों अतराफ से होगा। देखें, इस पूरे खिते में एक नई गेम है। रूस, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे एक पूरी की पूरी नई अब स्ट्रेटजी इवॉल्व होगी। क्या पाकिस्तान उस सारी स्ट्रेटजी का वो चौकीदार होगा? नो, पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी पावर नहीं रखता। फिर रोल आएगा चाइना का और रूस का, देखना है कि चाइना किधर रोल प्ले करेगा और रूस किस तरह रोल प्ले करेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ दोस्ती को पस पुश डाल देगा और ये जो हम जो रोल प्ले कर रहे हैं इसी की बिना पर हमें सर पर चढ़ा लेगा। नहीं, ये रोल इसलिए प्ले हुआ कि इसके अलावा कोई रास्ता था ही नहीं। दुनिया का कोई मुल्क भी ये रोल नहीं प्ले कर सकता था जो पाकिस्तान ने किया, और इसमें पाकिस्तान की पूरी क़यादत को शाबाश जाती है कि उन्होंने तहम्मुल, बुर्दबारी से फ्रीकैन की बात सुनी। और कुछ ऐसी बातें भी थी, शाह ज़हरे को ठंडा भी किया होगा, किसी को कुछ समझाया भी होगा, और कुछ था ही ना इस पूरे खिते में। ईरान के मामले में हिंदुस्तान ये रोल प्ले नहीं कर सकता था, एब्सोल्युटली, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता। लेकिन अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी सोचना चाहिए ना कि इतना बड़ा रोल प्ले करने के बाद वो हमारी हैसियत को कहाँ रखता है। क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में देख लें कि यूएसएसआर को निकालने के बाद क्या हुआ, सारा असला छोड़ के वो भाग गया। वो असला अगर हमें दे देता तो हमारे किसी काम तो आता। सो मैं इतना यकीन नहीं करता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्ती पे। ठीक है, इस वक्त हमारी उनकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जिसका फ़ायदा खिते में बाकी ममालिक को भी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस लाइव ट्रांसमिशन, मैं आपको बताऊं कि जो ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उनकी जानिब से अभी तकरीबन 2-3 मिनट पहले ये ट्वीट किया, ये खबर जारी की गई है कि ईरान का जो डिसीजन है नॉट टू अटेंड द नेगोशिएशन हैज़ नॉट चेंज्ड अप टू दिस मोमेंट। और ये अभी की जो लेटेस्ट उनकी ऑफिशियल जो न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, ये वो कह रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो CNN की वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है, अलेना ट्रीन ने, और उन्होंने ये कहा है कि जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मंगल को यानी कल डिपार्ट करेंगे पाकिस्तान के लिए, और जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है बिटवीन यूएस और ईरान डेलीगेशंस आर करंटली प्लान्ड फॉर वेडनेसडे, बुध के रोज ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। मुझे ये बताओ फिर मैं ट्रंप की किस बात के यकीन करूं? मैं खुद सुन के आया हूं कि ट्रंप ने कहा है कि जेडी वैंस
कुछ घंटों में वहाँ पाकिस्तान पहुंच पहुंचने जाएगा, वाले exactly. हैं। ये मैं खुद सुन के आया हूँ कि वो कह रहे हैं कि आज रात मुआहदा हो जाएगा। तो फिर मैं किस बात पे यकीन करूँ? जो बात आप मुझे बता रहे हो, जो मौक़िफ़ ईरान का है, वो आपने सामने रखा। फिर क्या, वेयर डू वी स्टैंड टुडे व्हाइल वी आर टॉकिंग टुडे? हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये जरा मुझे थोड़ा इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ये आई नो यू, ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो कहा है, मतलब अब मौकरी का लफ्ज शायद हार्श हो, बट मौकरी बन रही है जो वो कर रहे हैं। देखिए, वो तो अभी ट्रम्प साहब का तो अल जजीरा भी कोट कर रहा है, फॉक्स न्यूज की भी उन्होंने बात की है कि ट्रम्प ने कहा है कि डील आज होगी इस्लामाबाद के अंदर। हाँ जी। तो ईरान डील टू बी साइन टुडे इन पाकिस्तान। मुझे लगता है कि शायद, आई डोंट नो, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन शायद जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, आपको पता है ये पहले भी अलहदा आए थे वाइस प्रेसिडेंट से, ये अपने जहाज पे आए थे सेपरेटली। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो आप पहुंच रहे होंगे टुनाइट, कुछ इस तरह की बात की जा रही होगी। और लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ट्रम्प साहब के जो मैसेजेस हैं वो उसी तरह कंफ्यूजिंग है जिस तरह ईरान के मैसेजेस भी उतने ही कंफ्यूजिंग हैं। वो उन्होंने सुबह कहा कि हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, शाम को रॉयटर्स को एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज दिया। आप अभी जिस तरह कह रहे हैं कि वो तस्नीम, उनकी जो एजेंसी है, वो कह रही है कि हमारा चेंज नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी ये पब्लिक पोस्चरिंग है और दिखाया जा रहा है कि देखिए हम बड़ी सख्त डीलिंग कर रहे हैं, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम प्रिंसिपल्स पे हैं और हम ताकतवर हैं। इस वक्त हमने बड़े गेंस हासिल किए हैं ग्राउंड के ऊपर, तो हम अब टेबल पे नहीं हारेंगे। आपको पता है इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए हमारी जॉब क्या है मुनीब साहब, हमारी जॉब ये है कि कीप ट्राइंग कि ये टेबल पे आके बैठ जाएं और माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करना, दोनों साइड से जो टफ पोजीशन है उसको कूल डाउन करना, हालात को बेहतर करना। बाकी तो देखिए दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट हैं, दोनों मुल्कों की अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हम तो कोशिशें कर रहे हैं और वो कोशिशें मुझे लगता है कि रंग ले आएंगी। बाकी पब्लिक पोस्चरिंग ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है इस वक्त जी। लेकिन कमाल की पब्लिक पोस्चरिंग है, कमाल की है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आपका नायब सदर पहुंचने वाला है पाकिस्तान। आप मुझे बता रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन है ना इफ्तिखार साहब, शायद 8-10 घंटे पीछे उसको, वो आज को पता नहीं क्या कह रहे हो। और अब लेकिन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट जो CNN की है वो तो खैर बुध की बात है, बट वी हैव गॉट अ प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड जो कि एक बहुत बड़े नशियाती इदारे को ये कह रहे हैं कि आज रात साइन हो जाएगा। अब बताओ। सो जो डॉक्टर साहब जी, तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, CNN रिपोर्ट कर रहा है कि वैंस हैज नॉट येट लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अब बताएं फिर मैं किसकी बात मानूं? चीमा साहब मुझे क्या हुक्म देते हैं बतौर माहिर के कि मैं किसकी बात मानूं? अमेरिकी सर हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। हमें इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी देखना चाहिए कि कौन लैंड कर चुका है, कौन आ चुका है। इस वक्त जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, तस्नीम, वो तो ये कह रही है कि उनका डिसीजन अभी तक तब्दील नहीं हुआ, बट इट इज़ अ लाइव मोमेंट। और इसलिए वो जिसे कहते हैं ना कि ये वो मोमेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत कुछ डिलीवर हो सकता है। इसको मैं और एक तरीके से पेश करना चाहता हूँ। जो चीन के जहाज पे हमला हुआ उसके बाद ईरान के रवैये में सख्ती आई है, बिल्कुल और उसको महसूस किया है ट्रंप ने कि मामला अब उसके हाथ से निकल रहा है। जो बात टेबल पे करने वाली थी गालिबन वो नहीं होने लगी, डिले होने लगी, इसलिए उसकी मर्जी जो आ रही है वो कह रहे हैं, वो कही जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद में क्या है, बहुत सी तैयारियां की गई हैं, डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी अपने उरूज पर पहुंचने के लिए तैयार है। राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 होने जा रहा है। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अनिस मलिक जो कि ब्यूरो चीफ हैं एशिया वन के। अनिस, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ देर पहले जो न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा हैं उनसे अमेरिकी सदर की गुफ्तगू हुई है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि वो ईरानी क़यादत से मिलना चाहेंगे वंस अगर कोई डील हो जाती है, और ये भी कि अमेरिकी वफ्द किसी वक्त पाकिस्तान आ सकता है। बट काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, कंसिडरिंग कि जो ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान आया उससे तो एक दफ़ा लगा कि कोई सेटबैक हुआ है बहुत ज़्यादा इस नेगोशिएशन प्रोसेस को। बट अब नेचुरली आपकी मैं देख रहा था बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग है। सो व्हाट इज़ द पल्स? वर यू एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली
क्या हो रहा है, और इज इट जस्ट द पॉस्चरिंग जो अब इन रिस्पॉन्स टू अमेरिकन ईरानियन साइड भी कर रही है, या आपको लगता है कि देयर इज स्टिल अ होप दैट दे विल कम डाउन टू? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, अब से कुछ देर कबल, कुछ लम्हों कबल ही रादर, पाकिस्तान के वजीर खारजा डिप्टी वजीर आजम सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, उनसे 24 घंटे में तीसरी मरतबा बात हुई है। इस रीड आउट के बारे में फ़िलहाल हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो तेहरान में जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें एम्फेसाइज किया गया है पाकिस्तानी साइड से डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन के हवाले से। अब से कुछ देर कबल आज जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के साथ, और उसमें सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। तो क्लियर इंडिकेशन तो यही है कि ईरानी साइड जहाँ पे पॉस्चर कर रही है, और जो कि करती आई है, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि ये आइडियल टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है कि जहाँ पर उनकी कुछ ऐसी डिमांड्स जो अमेरिका ने बाद में इम्पोज की हैं, उनको मनाने के लिए, उनको हटवाने के लिए बिल्कुल आइडियल टाइम है। तो ईरानी साइड इसके ऊपर पॉस्चर जरूर करी है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है, इंक्लूडिंग बशमुल जो इस्माइल बागाई जो उनके तर्जुमान हैं वजारत खारजा के, उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक फिलहाल जो है मुज़ाकरात में टीम भेजने का फैसला नहीं किया है। लफ्ज़ यहाँ पे येट या अभी तक जो है वो बड़ा अंडरलाइनिंग, वो बड़ा टेलिंग लफ्ज़ था। मेरे ख्याल से इस्माइल बागाई या ईरानी साइड जो है वो भी, उनको भी मेंटली पता है, या उनकी लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो 3 दिन का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें आयरन आउट की गई हैं, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर अब हम देख रहे हैं कि मामलात जो हैं वो इस तरह से सॉर्ट हो जाएंगे। जी जिस राब्ते का अनस रॉयटर्स बता रहा है, वो राब्ता जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, एक तो ओवरऑल पल्स के लाइकलीहुड क्या नज़र आ रही है कि ये जो ब्लॉकेड है, ये अमेरिकी हुकाम उसको हटाएंगे? क्योंकि अभी तक तो खबर यही आ रही है कि उन्होंने कहा है कि अब इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जाएगा, बट इज़ इट वन ऑफ द मे बी द बिगेस्ट और द ओनली इम्पेडिमेंट बिटवीन दीज नेगोशिएशंस? इट सर्टनली इज द ओनली इम्पेडिमेंट अभी नेगोशिएशंस तक आने के लिए। नेगोशिएशंस पर जाकर जो फिर मामला है, खासतौर पे एनरिच्ड यूरेनियम और एसेट्स जो उनके असासे हैं, उनको अनफ्रीज करने से मुतालिक वो मामला दूसरे, लेकिन वो तब सॉर्ट होंगे जब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जाया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, दोनों साइड से बात करके अमेरिका और ईरानी जो नेगोशिएटर्स हैं, क्वाइटली जो है वो नेवल ब्लॉकेट को हटा दिया जाएगा, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी। और ज़्यादातर ये ओएस ओपन सोर्स या ओपन सोर्स अकाउंट्स जो हैं इस चीज़ को ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, ताकि दोनों साइडों के लिए एक फेस सेवर होगा। अब मामला इतने आगे चले गए हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से स्टेप बैक करके कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं, तो अमेरिका के लिए, अमेरिकन डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और यही वजह है कि ज़्यादा गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर ये क्वाइटली कोई जो है वो एग्रीमेंट की तरफ चला जाएगा, जिससे पर्टिकुलरली इस नेवल ब्लॉकेट को हटाया जाए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या अपना हॉर्मुज से जो जहाज आएंगे वो कोऑर्डिनेशन के जरिए, बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी मसाइल के वो जाए जा सकें। अमेरिका की एक और डिमांड भी यहाँ पे आई है, जो कि ईरानी साइड ने दोबारा इम्पोज कर दी है, वो है अपना हॉर्मुज में टोल लेने वाली बात। वो मामला जो है, जब ये बैठेंगे इस्लामाबाद में, कल बैठे हैं, परसों बैठे हैं, गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि बुध के रोज बैठ सकते हैं। तो बुध के रोज अगर जब मुज़ाकरात होंगे, तो इस टोल के मामले के ऊपर भी काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, तफीसा तलब तौर पे बातचीत की जाएगी, या बड़ा सीरियस स्टेज के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो वो बात टोल के मसाइल को लेके जब नेगोशिएटिंग टेबल बैठेंगे, उसी के ऊपर फिर बातचीत की जाएगी। सीक्रेसी इज अ की एलिमेंट। जो आपने जो पहला राउंड था उसके अंदर भी सब कुछ, एवरीथिंग वाज केप्ट अवे फ्रॉम द मीडियाज आए, और शायद वन ऑफ द रीजंस के उसके अंदर कुछ चले, को प्रोग्रेस भी हुई, कोई लीकेज ऐसा हमें नजर नहीं आई। बट ओवरऑल व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर इन इस्लामाबाद? अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, बिल्कुल रेड जोन को ब्लॉक किया हुआ है, और इवन ऑफिस भी जो मिनिस्ट्रीज के थे उनमें भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सो यू बीइंग इन द इस्लामाबाद, व्हाट डू यू सी कि बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है? बिल्कुल, देखिए, पिछली मरतबा तकरीबन 6000 के करीब सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी इस्लामाबाद में। इस मरतबा 18000 के करीब सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। गोया 3 गुना जो पिछले
टाइम से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो इट गिव्स यू अ सेंस के इस्लामाबाद इस टाइम पे दो चीजों के ऊपर गेयर कर रहा है। एक, शायद पिछली मर्तबा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन किसी पॉइंट के ऊपर हो सकती है, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा हुई हो, और दूसरी ये कि पिछली मर्तबा से ज्यादा देर तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो चल सकते हैं। सीक्रेसी की आपने बात की, तो इस्लामाबाद इस टाइम पे या पहले दिन से 12-13 मार्च से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 15 और 16 को एक खुफिया तौर पे एक वफ्द आया ईरानी साइड का। उसके बाद इस महीने के अवाइल में ईरान का एक फिर वफ्द आया, जिसको ऑफिशियली बहुत ज़्यादा उसको सीक्रेटिव रखा गया। और पाकिस्तान का यही कहना है कि अगर हम इस मामले को सीक्रेटिव नहीं रखेंगे या अपना ओपिनियन कहीं से या कैलकुलेटेड लीक्स के जरिए लाएंगे, तो इतना सेंसिटिव मैटर है कि दोनों में से कोई एक साइड भी हमें पार्टिसन होके या एक पार्टी के फेवर में होने का अक्यूज करके ये मामला खत्म कर सकती है। और इस्लामाबाद या पाकिस्तान के लिए इस मौके पर, इस दहेज पर, इस प्रोसेस का डील होना इस्लामाबाद के फेवर में बिल्कुल नहीं है। अनस मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबरें और जो ग्राउंड पर सूरत हाल है इस्लामाबाद में, इन द लाइकलीहुड के जो इरानियन डेलीगेशन है वो कब पाकिस्तान आ सकता है, बहुत सी अहम चीज़ें। सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ गई है पिछले दफ़ा से, राउंड 1 से, और काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई हाई लेवल के गेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर उसकी लाइकलीहुड है वो आ सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जनाब एजाज चौधरी साहब ने, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा है। लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी के इरानियन साइड पाकिस्तान के पास कब आ रही है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर ये आप तो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं, पोस्टरिंग भी होती है और जो इस वक्त हालात है, बट कंसिडरिंग व्हाट जो अमेरिकन का बिहेवियर रहा है ईरान की जानिब से, जो अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की जानिब से आया है, आप समझते हैं कि ये एक पोस्चरिंग है जो ईरान की तरफ से की जा रही है, या कोई एक बहुत बड़ी रुकावट है ईरान का के वफ्द पाकिस्तान भेजने में? पोस्चरिंग तो अमेरिका ने शुरू की ना जी। लेकिन जब ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम अपनाए हुर्मुज़ खोलने लगे हैं, तो उसके बाद तय तो ये था कि अमेरिका ऐलान करेगा कि वो अपना ब्लॉकेड नहीं मतलब हटा लेगा, वो उन्होंने नहीं किया। तो पहला पोस्चरिंग का जो एक्ट था तो अमेरिका ने किया, और चे जाए के अब बढ़कर उन्होंने चीन से आने वाला ईरान का एक जहाज पकड़ लिया जी। तो ये तो अब मामला पोस्चरिंग से भी आगे चला गया है, इसलिए ईरान ने मजबूर होकर मेरे ख्याल में ये काम किया। ये तो ये जो बिल्कुल नतीजा है उस मेगाफोन डिप्लोमेसी का, उस मीडिया डिप्लोमेसी का जो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब चला रहे हैं। अच्छा भला एग्रीमेंट हो गया था तकरीबन हर मामले में, और इन्होंने आगे साइन करना था, खुद भी पता था, लेकिन जब आप इस तरह की पोस्चरिंग करें और उससे फिर आगे बढ़कर एक जहाज पे भी कब्जा करने की कोशिश करें, फिर तो ईरान ने वही करना था जो उसने किया। तो मैं समझता हूँ कि तरफ थोड़ा एक गुंडल और रुकावट आ गई है, लेकिन मजबूरी है दोनों की एग्रीमेंट साइन करना। अमेरिका की ज्यादा बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतालिक जो है वो सारी पूरे अमेरिका में ये खबर फैल गई है कि ये नेतन्याहू साहब के बातों में आ गए, और ये कि ये ईरान, ये जंग ही नहीं है अमेरिका की, ये तो जंग इसराइल की जंग है जो अमेरिका लड़ रहा है। इस की वजह से उनकी पार्टी परेशान है कि अगर ये जंग चल पड़ी दोबारा, और ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस का टाइम हो गया करीब, तो पार्टी तो हार जाएगी मिड टर्म इलेक्शंस, और अगर उनके दोनों हाउसेस से चली जाती है मेजॉरिटी, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई इम्पीचमेंट के लिए या मुकदमे के लिए तैयार है। तो इस वजह से वो करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेगाफोन डिप्लोमेसी ने, पोस्चरिंग ने, वो जो हमारे में कहते हैं ना टांग ऊपर रख के फैसला करना या बात करना, उसने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये थोड़ी रुकावट ऐसी आई है। मेरे ख्याल में कोई बातचीत हो रही है जिससे ये उलझाव जो है उसको सुलझाया जाएगा। अच्छा, ये अब पहले रॉयटर्स ने खबर दी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर से को ये बात पहुंचाई है कि ये जो ब्लॉकेड है हॉर्मस का, जो कि नाकाबंदी टाइप सिचुएशन है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब टेलीग्राफ ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ कंसिडरिंग कि उसको अनब्लॉक कर दें और ब्लॉकेड उठा लें। ये इटसेल्फ अगर चौधरी साहब हो जाता है, और जिस तरह आपने भी कहा पोस्टरिंग का आगाज़ तो अमेरिका ने किया था, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा फॉर द इरानियन डेलीगेशन टू कम, ऑब्वियसली उनके लिए जब हॉर्मस की जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका की जानिब से उठाई जाएगी?
देखिए, अमेरिका ने पहले तो जेस्चर किया था, लेबनान का सीज फायर किया, यानी करवाया इसराइल से। उसके मुकाबले में ईरान ने फौरन ये ऐलान कर दिया कि हम स्टेट खोल रहे हैं। तो फिर ये जो उन्होंने हरकत की है, ये तो बहुत अच्छी नहीं थी। अब इसका इलाज यही है कि ये थोड़ी सी अपनी ईगो को सवालो करके और ये साइमल्टेनियसली दोनों ऐलान करें कि वो अपना रॉकेट उतारेंगे और ये यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए था पहले भी, लेकिन चले अभी भी साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए थोड़ी सी छुट्टी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया पे कर दी और वो उसकी वजह से अब उनको प्रॉब्ली हैव टू मीट द हम्बल पाई। अब तीसरा, ये जो शिप को पकड़ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक काम किया है इन्होंने, क्योंकि वो चीन से आ रहा था और अगर इसको कोई बुनियाद बना के कोई तनाजा खड़ा होता है तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जरा इस मामले में एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये मामला हल हो जाएगा और ये दोनों साइड जो है ना वो आ जाएंगी उसके ऊपर। अच्छा, बट एज वी स्पीक इस वक्त चौधरी साहब, आप बखूबी जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर एक डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी हमने कुछ दिन पहले देखी, अब फिर है, पूरे अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं और एज वी स्पीक ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन डेलीगेशन इट्स परहैप्स ऑन इट्स वे, बहुत से उनके जहाज़ लैंड कर चुके हैं फॉर ऑल देयर पैराफर्नेलिया जो उनके साथ आता है, ईरान की जानिब से नहीं है। सो ये थोड़ी सी अनयूजुअल सूरत हाल, क्योंकि आपने कहा कि उम्मीद बिल्कुल है कि ऑब्वियसली सेटल डाउन होगा और ये बैठेंगे, पर खुदा न खास्ता थिंग्स कैन गो साउथ एज वेल कि अगर अमरीकी सदर नोइंग द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, अगर वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते और ब्लॉकेट भी नहीं उठाते, तो आपको लगता है कि वो अमरीकी वफ्द आ जाएगा और ये भी मुमकिन है कि ईरानी वफ्द ना आए, या इसकी पॉसिबिलिटी आपको नज़र नहीं आती? अगर वो ब्लॉकेट नहीं उठाते हैं तो कोई चांस नहीं कि ईरानी आए, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो चांस। तो इस वजह से अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि वो साइमल्टेनियसली ये दोनों काम करें और वो दोबारा उसको करें। ठीक है, थोड़ी बेइज्जती अब तो होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बेइज्जती को कोई ना कुछ आपको पता स्पिन दे देते हैं, तो वो उनके लिए इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि ये दोनों साइड जो हैं वो वापस मेज पर आएँ। और मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि अमेरिका का इससे ज़्यादा फायदा है, इसलिए ये होना ही होना है। अगर ये जंग दोबारा छिड़ती है तो अमेरिका के लिए कीमत बहुत बढ़ जाएगी। कीमत से मुराद सियासी कीमत है, उनकी बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ईरान ने तो जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया 40 दिन की बमबारी, वो और भी कर लें। और अब तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद बता रही हैं कि ईरान के पास अभी भी ड्रोन्स का और मिसाइल्स का खासा जखीरा मौजूद है, तो इसलिए उनके लिए भी मुश्किल होगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि इनके पावर ग्रिड्स हैं तबाह करेंगे, तो फिर खलीजी रियासतों के भी पावर ग्रिड्स जाएंगे और डिसैलिनेशन प्लांट्स जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाना अमेरिका के बिल्कुल हक में नहीं है। पहले ही इनकी इज्जत काफ़ी कम हो गई है कि खलीजी रियासत सोच रही है कि इनके अड्डों ने हमें क्या मदद दी है, इनको तो बल्कि वल्नरेबिलिटी बन गई है। तो चुनाचे बेहतर तो यही होगा उनके लिए कि वो फौरी तौर पर अपना ये जो ब्लॉकेड है ख़त्म करें और बातचीत के लिए आने दें, जिसके मामला सारे तकरीबन तय हैं। बहुत कम रह गया हुआ है ऐसे मामला जिसको सेटल करना है। इसलिए इन दोनों के लिए तो मेरे ख्याल में यही रास्ता है। और कल आखिरी दिन है, उसके बाद सीज फायर भी खत्म हो जाएगा, तो जंग में जाना दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, ये एक बड़ा, क्योंकि सीज फायर मैं भी यही पूछना चाह रहा था चौधरी साहब आपसे कि कंसिडरिंग के जो इस वक्त एक हॉस्टाइल सा एटमॉस्फेयर है, एक सीज फायर भी है, बट obviously diplomacy takes time and obviously you know a lot more than we do कि इसमें चीज़ें इस तरह से नहीं होती, एक टाइमलाइन को exactly नहीं फॉलो किया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर ये इफ़ दिस प्रोसेस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, और कंसिडरिंग के जो अमेरिकी सदर की पोजीशनिंग है और जिस तरह शिप वाला मामला आपने उसको हाईलाइट किया वो भी है, तो क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा या आपको लगता है कि इट विल सीज टू एग्जिस्ट? ऑब्वियसली जब अगर उसमें एक्सटेंशन नहीं होती, बट हमारा एजेंडा क्या है, हमारा प्रायोरिटी 1 एजेंडा क्या होगा टू इफ इन केस देयर इज अ डिले, तो हम सीज फायर को इंश्योर करें, या अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे सीज फायर को एक्सटेंड कराने में? क्यों नहीं बढ़ सकेंगे, सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट की तैयारी तो है और दोनों के दोनों रेडी हैं। इसलिए सीज फायर को मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल पेश आएगी, वो फौरन हो जाएगा। असल चीज़ ये है कि क्या ये ब्लॉकेड
जो है वो अमेरिका खत्म करने को तैयार है। और वो जो कार्गो शिप उन्होंने पकड़ा है जो चीन से आ रहा था, उसको भी छोड़ना बहुत जरूरी होगा। कई बार होता है कि हाथी निकल जाती है, धुन रह जाती है, ये कहीं एकदम फंसा न दे मामले को। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका अब ये इस किस्म के काम ना करे। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी छोड़ के बजाय इससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी काम करें। आपको पता है जब 11 अप्रैल को कॉन्फिडेंशियलिटी की और कोई बात नहीं निकली थी, तो तकरीबन सारे मामला तय हो गए थे। मेरे ख्याल में इनके लिए एक नादिर मौका है, और अगर ये एक बार दोबारा जंग छिड़ जाती है तो इसराइल तो बेशक खुश होगा, लेकिन मामला जो है ना बहुत खराबी की तरफ चला जाएगा, और खलीजी रियासतों के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका एक ऑब्वियसली आपका एक इलस्ट्रियस करियर है, हमारी जो डिप्लोमेसी रही है या जो हमने डिप्लोमेटिक कैपिटल इफ आई में आस्क के हमने जो अचीव किया है, इज इट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि जी इसका आउटकम क्या निकलता है, या आप समझते हैं कि नहीं, वट एवर वी हैड टू अचीव वी ऑलरेडी हैव, रिगार्डलेस कि ये कामयाब होता है या फॉलिंग आउट होती है, खुदा ना खास्ता इससे मैटर नहीं करता? देखिए, अगर तो हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे शॉर्ट भी पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो एस्टेब्लिश हो गई है। पाकिस्तान ने एक ही वक्त में ईरान का इत्मीनान भी हासिल किया, अमेरिका का भी, चीन का भी, और ये दीगर बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है, कतर है, इन सब का भी इत्मीनान हासिल किया। ये कोई छोटा काम नहीं था। मैं समझता हूँ कि हमारी जो क़यादत है वो लायक तहसीन है, उनको मुबारक देनी चाहिए। वो क्रेडिट अब इनसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये काम करके दिखाया, तो उनको दिखाया 47 साल में पहली बार ये दोनों मुल्क आमने सामने बैठे। ये बताते खुद बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे, तो फिर यकीनन पाकिस्तान की मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और हमारे साथ जनाब सोहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी फ्लूइड सी है और बहुत सी खबरें आ रही हैं ये मुज़ाकराती अमल के हवाले से, लेकिन जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो मैं ज़रूर आपके सामने, मैं आपका कॉलम भी देख रहा था, उससे बहुत सी चीज़ें हम अक्स करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो मौजूदा सूरत हाल अगर इस पर बात कर ली जाए, ज़ाहिर बात है माशाल्लाह आप भी बहुत वेल कनेक्टेड है, ये क्या हम ये तासुर लें कि इनकार है ईरान की जानिब से, या अगर लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो अभी भी बहुत सा चांस है कि ये मुज़ाकरात और इसका दूसरा राउंड होगा पाकिस्तान में? देखिए, वो सिचुएशंस तो आपको पता है, दुनिया भर की जो जंगें हैं उसमें हर लम्हा सिचुएशन चेंज होती है। उसकी वजह यह है कि इश्तियाल अंगेज़ी भी होती है, जो रद्द अमल भी आता है, ये होता है। लेकिन अल्टीमेटली देखें, होनी तो जंग बंदी है। ये हो सकता है कि आज ना हो, कल ना हो, हफ्ते बाद हो जाए, होनी तो जंग बंदी है। इसके अलावा और क्या सलूशन है? क्या दुनिया में कोई जंग हमेशा चली है? बिल आखिर तो जंग ही होती है। लेकिन बेहतर था कि पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली जाती और दोनों तरफ जो नुकसान होना है, वक्त का नुकसान, जानों का नुकसान, माल का नुकसान और वसाइल का नुकसान, वो ना होता। लेकिन ज़ाहिर है जब तक लोगों की तसल्ली नहीं होती वार में, उस वक़्त तक, चूँकि अभी ईरान समझता है कि मैं अपने जज्बा ईमान पे ज़िंदा हूँ और ताकतवर हूँ, और अमेरिका समझता है मेरे पास ताकत बेशुमार है, तो दोनों अभी ये सरेंडर करने को तैयार नहीं है कि भाई वार ख़त्म कर दी जाए। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे बेहतर तो ईरान के लिए है कि वो वार ख़त्म कर दे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का, उसकी जानों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा है, उसकी माजवा माली नुकसान के, उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तेल का भी उसका रास्ता खुला है। अच्छा बड़ाई साहब, मैं सर एक तो पहले ज़रा जनरल सिर्फ मुझे बताइएगा, ये पिछले जब से ये एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ईरान और अमेरिका का, 28 फरवरी के बाद जो पाकिस्तान की काविशें रही हैं, आपके नज़दीक ये डिप्लोमेटिक कैपिटल जो पाकिस्तान ने अचीव किया है, जो हमने इकट्ठा कर लिया है, क्या इसकी जो डिपेंडेंस है वो मुज़ाकरात के आउटकम के ऊपर है और रहेगी, या हमने जो हासिल करना था वो हमने कर लिया है और हम सेंटर स्टेज के ऊपर हैं, रिगार्डलेस के ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या इनमें कोई खुदा न खास्ता ब्रेक डाउन होता है? मेरा ख्याल है कि हमने जो अचीव करना था कर लिया। अगर कामयाब हो जाते तो शायद और थोड़ा सा अचीव कर दे, अगर नहीं भी होता तो हमें, देखो, कोई फ्रीक ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई आपकी कोई गलती है। दुनिया में कहीं
हमारी कोई गलती, क्योंकि हम तो खलूस नीयत और पीस के लिए लगे हुए थे। कोई इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं था, कोई नुकसान नहीं था। हम तो चाहते थे कि भाई अमन हो जाए, ईरान का भी भला हो, मुस्लिम दुनिया का भी, और अमेरिका भी जो है वो ऐसा एक्ट करे कि जिससे ये ना लगे कि वो किसी मुसलमान मुल्क को ख़त्म करना चाहता है, मलिया मेट करना चाहता है। तो दोनों के लिए हमारी तो एडवाइस शुरू से यही थी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर बंदे की रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स यही राय है। ठीक, अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर देते हैं ब्राइट साहब। मैं क्योंकि आपका कॉलम भी देख रहा था, ये जितनी भी डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने लिया है, हमने पिछले साल से देखिए वो मार्का हक हुआ, उसके बाद बेशुमार रिकग्निशन, बेशुमार शोहरत पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को मिली, शहबाज शरीफ साहब को मिली, और इन पर्टिकुलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिली। कुछ लोग उनके बारे में कहा जाता है कि उनके लिए अंग्रेज़ी में जिस तरह कहते हैं एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस, तो फील्ड मार्शल साहब के लिए भी यही सूरत हाल है कि वो उनको अब एक दफ़ा फिर बहुत उनकी पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ी स्पाइक आई है। ये जो यहाँ एक अनसर्टनिटी की फ़िज़ा थी और यहाँ एक मुल्क के अंदर एक सियासी तनाज़ा या जो भी सिलसिला चल रहा था, क्या उसकी रेलेवेंस फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म हुई है, या आपको लगते हैं कि नहीं, जो भी नैरेटिव था फ्रॉम द ऑपोजिट साइड वो अब ख़त्म, पिट चुका है? नहीं, जो फील्ड मार्शल और जो इनके बारे में नेगेटिविटी थी ना, वो तो मेरा ख्याल है पिट चुकी है मुकम्मल। अब क्वेश्चन ये होता है कि देखें, ये जो फ़ज़ा होती है ना किसी भी फतह की, किसी भी खुशी की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलती है। फिर वो हार्ड रियलिटीज़ आ जाती हैं कि क्या तेल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, जो है घी कैसा है, महंगाई क्या है, फिर पॉलिटिक्स भी जो है वो ज़िंदा हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर तो हम इस वक्त अपनी रिस्पेक्ट का कैपिटल है, डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट है या वैल्यू है, इसमें से कोई मुआशी और फिर एक दूर रस जो है वो फ़वाइद ले लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर इस वक्त जो इमरान खान या पीटीआई का जो नैरेटिव था, इस वक्त वीकेस्ट पोजीशन पे है। और अगर इस वीकेस्ट पोजीशन के मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन आएगी तो डेफिनेटली फिर इसको ये डैमेज होगा मज़ीद। और ये वो टाइम है कि जिसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई नैरेटिव आ जाए या स्ट्रॉन्गेस्ट उसके मुकाबले में ऑप्शन आ जाए, तो जब आप वीकेस्ट होते हैं तो वो लम्हा बहुत कमज़ोरी का होता है। तो लेकिन अफसोस ये है कि इनके पास मार्का हक के पास भी वक्त आया था, और भी 2-3 दफ़ा इनके पास टाइम आया है, लेकिन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो है वो उनके अंदर एक जो कहते हैं ना कि सिंक हो के एक नैरेटिव नहीं बन सका। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है कि जो फील्ड मार्शल और फिर ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आजकल की है, उसको जो स्टेटस मिला है पाकिस्तान में 70 साल में नहीं मिला। सबके मुंह तो बंद हो गए, लेकिन एक दफ़ा मुंह बंद हो के आप मुतहैयर कर देते हैं, लोगों को हैरान कर देते हैं, चुप करवा देते हैं, लेकिन अगर आप ही ना बोलें तो फिर लोग भी नहीं बोलते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी और मुल्क के लिए भी जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो भी करना चाहते हैं वो सामने लाएं, और पॉलिटिक्स को भी ठीक करें। पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है और जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी जब दूसरा फरीक वीकेस्ट हो तो अच्छा मुआहदा जो है वो हो सकता है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीटीआई वीकेस्ट पोजीशन पे है, तो इस वक्त अगर उनके साथ भी मुज़ाकरात किए जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अच्छी डील मिल सकती है। लेकिन जब फिर वो मुज़ाहरे कर रहे होते हैं, जब उनको ये तवक्को होती है कि कल बंदे बहुत निकल आएंगे, तो फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। तो दुनिया में असूल तो यही है, यही अब इस वक्त ईरान और अमेरिका में है कि अमेरिका मुआहदा करने से पहले ईरान को और दबाना चाहता है, और ईरान का ख्याल है कि हम क्यों दबे जब अबनाए हुर्मुज़ जो है हमारे कंट्रोल में है। तो दोनों फरीक सुलह से पहले एक आखिरी जो ताकत होती है कि हम कमज़ोर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं जाएंगे, उस सिचुएशन में है। लेकिन इत्तफाक से तहरीक इंसाफ इस वक्त बैनुल अक़वामी हालात और अंदरूनी हालात की वजह से वीकेस्ट पोजीशन पे चली गई है, अपने नैरेटिव में नाकामी की वजह से। तो ये एक अच्छा मौका है
अपना गवर्नमेंट अपना नैरेटिव और जो मुक्तदरा है अपना नैरेटिव भी लाए, दूररस पॉलिसियाँ भी लाए, और अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भी निकालें। अच्छा सर, ये आप ऑब्वियसली बड़ा डिटेल में आपने बताया, बट दो सवाल हैं मेरे। एक तो आपके कॉलम के अंदर ही था, उसकी मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगा, लेकिन एक बात, क्या एक होता है ना कि सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही होती है किसी जमात को भी कि कोई अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुन टाइम है, उसमें कुछ कर लिया जाए। आपने दुरुस्त कहा कि फिर मुल्क के अंदर भी एक मुज़ाकराती अमल चलना चाहिए, आइडियली तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को ज़्यादा एक्टिवली कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो ख़ुद को अपनी पोजीशन को बेहतर करे, क्योंकि जो लोग करने की कोशिश करते हैं उनको तो फिर बड़ी ट्रोलिंग होती है उनकी सोशल मीडिया से। तो क्या ये सिल्वर लाइनिंग बाकियों को नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ को नज़र नहीं आ रही? नहीं, देखिए, तहरीक इंसाफ का अलमिया ये हो गया कि जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड सिचुएशन है ना, उससे कटे हुए हैं। सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस वक्त लाइन दे रहे हैं, और उनको ये पता ही नहीं है कि इस वक्त ये पाकिस्तान की रियासत के साथ लोग जुड़ गए हैं इस डिप्लोमेसी की वजह से और इस पाकिस्तान के मकाम की वजह से। ठीक है, सियासत भी होगी, लेकिन कई दफ़ा सियासत गैर मुतल्लिक हो जाती है। इस वक्त सियासत गैर मुतल्लिक है, और इस वक्त कीड़े निकालना, या आपका जहाज टेढ़ा चल रहा था, या आप चलते हुए आप लंगड़ाए क्यों, ये बातें गैर अहम हो चुकी हैं। इस वक्त सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का रोल क्या है, और पाकिस्तान इस रोल में जो नेशनल और इंटरनेशनल मैप पे जो चमक रहा है, उसके बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, इस वक्त सब लोगों की तवज्जो उधर है। ये नहीं है कि इमरान खान कल कब बाहर आएगा, इस वक्त वो क्या अंदर हो रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, अलीमा खान किसको बुरा भला कह रही हैं, और वो दूसरे क्या जवाब दे रहे हैं। ये इस वक्त बहस का मौजू नहीं है। हाँ, ये एक साइड किक के तौर पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये मेन नैरेटिव नहीं है इस वक्त, जो कि कई सालों तक हालांकि वो मेन नैरेटिव रहा है। तो वक्त की बात होती है, ये आपको पता है, जंगें नैरेटिव भी बदल देती हैं, जंगें जो है वो ख्यालात भी बदल देती हैं, और बहादुर हवाओं का रुख भी बदल देते हैं। बाज़ औक़ात उनका एक जो कदम होता है वो हजारों कदमों पे भारी होता है। हवा एक तरफ की आ रही होती है, वो दूसरी तरफ की चला देते हैं। तो ये ऐसा लम्हा है। मैं इस लम्हे को बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ब्राट साहब, आपने कहा कि दिफा के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम का फार्मूला, अब ऑब्वियसली ये बड़ा इंट्रीगिंग साउंड करता है, इसकी बड़ी अहमियत है, बट आपको लगो कि यही सवाल हम बहुत से हम यहाँ पर किया भी जाता है कि ये हमने सिफारती तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, दिफाई तौर पर लास्ट ईयर हमने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन जो डिविडेंड है वो नहीं आ रहा। आपके कॉलम्स में भी आप मईशत के हवाले से बड़ा फोकस करते रहे कि आम आदमी को, और अब भी करते हैं कि आम आदमी को वो डिविडेंड नहीं मिला। बट क्या विद ऑल दिस जो हमने अचीव किया है, क्या कोई मुआशी डिविडेंड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए? जी, यहाँ पे जो मुझे ये नैरेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जब भी कुछ मिला है, आपको बदकिस्मती से जंगों से और पाकिस्तान की दिफाई ताकत से मिला है। तो अगर आप पूरी पाकिस्तान की फ़ौज की तश्कील देखें, फिर अफ़गानिस्तान वार देखें, फिर ये अभी देखें, तो पाकिस्तान पे डिफेंस चूँकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पर बाकी शोबों से उसने बेहतर परफॉर्म किया है, और बाकी शोबे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो इसलिए डिफेंस के रास्ते से भी बहुत पाकिस्तान को इमदाद मिली है और मजबूती मिली है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि यही वो रास्ता हो जो हम इतने 2-2.5 साल से रास्ता तलाश कर रहे थे और रास्ता नहीं मिल रहा था, और जो ही हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, ये वार हुई है, तो आपको पैसे भी मिल गए, आपकी फ़ौज भी वहाँ चली गई, और आगे नए कोई एवेन्यूज़ भी खुल जाए, तो ये तो एक ऑप्शन बेहतर तौर पर नज़र तो आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल कितना है, नहीं है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर है हमें इस पे गौर करना चाहिए, और पहले पॉजिटिव सिग्नल्स तो आने शुरू हो गए। जब आपका यूएई की बजाय आपको सऊदी अरब ने आपका बोझ उठा लिया, तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की माशी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, खसारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए
हमें सिर्फ एक सोर्स पे या एक चीज़ पे गुजारा नहीं हो सकता, तो वो बाकी क्या चीज़ें हैं या बाकी क्या ऑप्शंस हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सोहेल बड़ाइच साहब। आपने ये ट्रांसमिशन आज देखी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।